साथियों नमस्कार। पोएट्री आर्ट की कविता की पाठशाला में आज हम सीखेंगे रोला छंद लिखना। रोला छंद संस्कृत में तो कभी ज्यादा नहीं लिखा गया, हाँ, लेकिन भारतेंदु काल में बहुत लिखा। अपभ्रंश के कवियों ने भी इसको लिखा। भारतेंदु काल में तो इसकी एक जैसे परंपरा सी थी रोला छंद में लिखना। रोला छंद क्या होता है? रोला छंद में एक पद में, एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं में पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी ये दोहे का उल्टा हो गया, एक प्रकार से थोड़ा उससे मिलता जुलता है। दोहे में क्या होता था? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11। इसमें इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती है 13-13 मात्राएं। लेकिन इसमें 11 में मात्रा में और 13वीं मात्रा में अंत में जो होता है, इनमें जो है यति आती है, विराम आता है। और इसमें लेकिन जो तुक होता है, तुकांत होता है, वो अंत में ही आता है। ठीक है। पहले चरण और तीसरे चरण का जो यति आएगी, अंत आएगा, वो लघु में आएगा। और जो बाद वाला जो होता है रोला का दूसरा चौथा चरण, उसमें गुरु गुरु यानी गुरु से उसका अंत होता है। ये भी कौशल है। किसी भी लेखन में लय, गति, छंद, लय, गति, मात्रा, ये सब पैदा करने के लिए एक छंद का निर्धारण होता है। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने छंद का बहुत प्रयोग किया, छंदों की उत्पत्ति वहां से हुई। लेकिन ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा छंदों की उत्पत्ति, छंदों के बारे में ऋग्वेद काल में बहुत विस्तार से बताया गया। यानी अगर विस्तार से बताया गया तो छंदों का निर्धारण तब हो चुका था। कह सकते हैं कि ऋग्वेद से भी पहले इनका प्रयोग होता था, अपभ्रंश में प्रयोग होता था। तो रोला की बात करते हैं। रोला में जो कई लोगों के मत हैं, कोई इसमें 4 चरण बताता है कि 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्रा है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको 4 पद, 4 पंक्तियां और 8 चरण मानते हैं, जो इस प्रकार का प्रयोग होता है। और मुझे लगता है कि 8 चरण का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है। पहले और दूसरे में तुकांत आता है, वो गुरु से उसका अंत होता है। लेकिन पहले और तीसरे चरण का जब अंत होगा, जब यति होगी, वो लघु से होगी। यानी गुरु और लघु ज्यादा वो इसलिए करते हैं कि उसको जो है एक लय बनती है। अगर गुरु लघु से उसका अंत करेंगे तो एक लय बनेगी और बाद में गुरु में अंत करते हैं तो वो उभर के आता है। तो ये रोला छंद है। रोला छंद जो है ज्यादातर नंददास, केशव, सूदन और चंद्रवर्धन, इन्होंने बहुत प्रयोग किए, बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए। और अपभ्रंश के जो कवि थे हमारे हेमचंद्र जी, उन्होंने जो है इस रोला छंद का बहुत अधिक प्रयोग किया। ठीक है। तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, इसकी गणना भी कैसे करेंगे आप। जैसे मैथिली शरणगुप्त ने रोला छंद का प्रयोग किया। वो लिखा, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान यति, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। और नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद शेष भन सिंहासन है। अब पहला चरण कितना हुआ? 11 मात्रा का मैंने बताया था। तो नीलांबर परिधान, नीलांबर, नीलांबर में कितना हुआ? मात्राएं देखिए, नीलांबर, नीलांबर में भी 6 मात्राएं, यानी 3 गुरु आए। परिधान, परिधान में लघु लघु गुरु लघु। ठीक है। परिधान, और इसको हम गुरु गुरु लघु भी बोल सकते हैं। तो ये पहला चरण कितना हुआ? इनको 6 और 5 11 मात्राएं। तो 11 मात्राओं पे 11 मात्राओं में यति हुई। परिधान, परिधान में ना क्या है? लघु है। तो 11 पहले चरण का अंत लघु से हुआ। फिर हरित पट पर सुंदर है। हरित पट पर, अब हरित में कितनी? 3 मात्राएं, पट पर 2 मात्राएं, पर पे 2 मात्राएं, तो 4 और 3 7, और सुंदर है में 6 मात्राएं, 7 और 6 13। तो अंत में क्या आ रहा है? सुंदर है क्या है? गुरु से इसका अंत हुआ। तो ये दूसरे चरण का जो यति आई 13वीं मात्रा लास्ट में, वो गुरु पे उसका विराम आया, उसका अंत आया। तो पहला ये 2 चरण हुए कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है और सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट। अब इसकी गणना कीजिए तो इसमें भी आपको 11 मात्रा मिलेगी। सूर्य में 3, चंद्र में 3, युग में 2, तो 6 और 2 8। मुकुट में लघु 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 यानी 3 मात्राएं। तो मुकुट में टा
तो इसमें 3 कितना हुआ, 8 और 3 11, तो 11 मात्राएं तीसरे चरण में हो गई। तो मुकुट के बाद यति आ गई, कोमा, ठीक है। और मेखला रत्नाकर है, मेखला रत्नाकर में आप जोड़ लीजिए, 13 मात्रा बनती है। मेखला में 5 मात्राएं, रत्नाकर में 6 मात्राएं, 6 और 5 11, और है में 2, तो 11 और 2 13 मात्राएं हुई। तो चौथे चरण का अंत भी गुरु से हुआ, लेकिन इसकी मात्राएं कितनी हुई, 13 मात्राएं। तो इस तरह से हमको इसकी गणना करनी है। मैत्रेय गुप्त ने और आगे इसको बढ़ाया, यानी 8 चरण पूरे किए। ये 4 चरण हुए जो मैंने आपको बताया। अगला चरण क्या है, नदियां प्रेम प्रवाह, 5वां चरण प्रवाह, आ लघु में आया, देखिए 5वें चरण का अंत हुआ। फूल तारा मंडल है, फूल तारा मंडल है गुरु से 6ठे चरण का अंत हुआ। ऐसी बंदी जन खग वृंद, दा लघु से 7वें चरण का अंत हुआ। शेष फन सिंहासन है। तो इस प्रकार से है बाद में आया, तो 8वें चरण का भी अंत इससे हुआ। यानी ये 4 पंक्तियां जो होंगी इसको हम पद बोलेंगे हिंदी में, और 4 चरण के अगर 2 भेद 11-13 11-13 की करते हैं तो 8 चरण में ये रोला छंद आता है, ठीक है। ऐसे ही कुमार गौरव अजितेंदु हैं, उन्होंने भी लिखा। उन्होंने कैसा लिखा, यह मेरा खरगोश, पहला चरण खरगोश, गोश लघु गुरु यानी श लघु से अंत हुआ। बड़ा ही प्यारा प्यारा, यह मेरा खरगोश बड़ा ही प्यारा प्यारा, 2 चरण प्यारा प्यारा, रा पे क्या है, गुरु से अंत हुआ इसका। और गुल थुल गोल मटोल सभी को लगता न्यारा, 4 चरण पूरे हो गए। खेले मेरे साथ नित्य दिन छुपम छुपाई, चोर सिपाही दौड़ और पकड़म पकड़ाई। ये रोला छंद इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, जिसमें 4 पद होंगे, 24 मात्राएं। ये सम मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्रा से गणना करते हैं। सम माने जिसमें 24 मात्राएं पूरी एक पद में होती हैं, तो 24 मात्राओं पे हिस्से करते हैं हम 11-13 में। ऐसी 8 चरण इसमें मानते हैं। कुछ लोग 4 चरण में भी इसके समापन मान लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा निकट मुझे लगता है वो ये लगता है कि इसमें 4 पद होते हैं रोला छंद में, इसके 8 चरण होते हैं। पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये विषम संख्या वाले जो चरण होंगे, विषम वाले, इनका अंत जो होगा यानी यति जो लगेगी वो लघु पे लगेगी। और उसके अलावा 2, 4, 6, 8 ये जो छंद, ये जो चरण हैं, इनका अंत गुरु से होगा, ठीक है। तुकांत भी इसमें आता है। तुकांत आपने देखा ही जो मैंने पढ़ा कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, और सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। दूसरे और चौथे में इसका तुकांत आता है, रत्नाकर और सुंदर, ये दोनों इसके तुकांत हुए। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, और बंदी जन खग वृंद शेष जन सिंहासन है। तो ये भी आपका पूरा ऐसे चरण माना जाता है, ये तुकांत आते हैं। तो इस तरह से इसका आपको लिखना है, और मुझे लगता है ये आसान है, क्योंकि दोहे के बिल्कुल नजदीक रहता है। दोहे का थोड़ा सा उलट है, लेकिन इसका आप गाने का तरीका अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा ही करना है। हालांकि इसमें मैं अपभ्रंश का भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ जो मेरे पास है। उदाहरण में प्रेम घनजी हुए, जिन्होंने जो है भारतेंदु काल के कवि थे, और उन्होंने अपने उसमें उस दौरान लिखा इसको, रोला का जो ज्यादा प्रयोग किया। उन्होंने तो बहुत ज्यादा किया, कई चरण उसमें बना दिए कि चाहत ना हम कछु और दया चाहत इतनी बस, चाहत ना हम कछु और दया चाहत इतनी बस, छूटे दुख हमारे बाड़े जासो तुम रोजस, और भारत को धन अन्न और उद्यम व्यापार ही, और रचूं वृद्धि पर हूं साचे उन्नति आधार ही। अगर मैं इस तरह से पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आपको लगेगा बड़ा जटिल तरीके से सिखा रहा है ना। तो वो ऐसा हमने नहीं करना है, हमने सीधा सीधा ऐसे सीखना है। रोला छंद 8 चरण या 4 चरण। जो पहला विषम संख्या वाले जो चरण होंगे वो 11-11 मात्रा के होंगे, और सम संख्या वाले जो होंगे वो 13-13 मात्रा के होंगे, और जो सम संख्या वाले होंगे उनमें तुकांत आएगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से लिखना है। दोहे के बाद रोला, आप इनको सीख लीजिए रोला को, क्योंकि अगली कड़ी में मैं जो हूँ आपको बहुत नई बात बताने वाला हूँ, और वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए रोला छंद के बारे में मुझे बताना बहुत आवश्यक था, ठीक है। तो आज रोला छंद में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लिखना सीखिएगा, और ना समझ आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे ही। और इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पोएट्री आर्ट की, कविता की पाठशाला का उद्देश्य केवल ये है
कि नए रचनाकारों तक छंदबद्ध स्थिति में, क्योंकि कोई चीज जब छंद में, लय में, गति में होती ना तभी अच्छी लगती है। क्योंकि छंद में बंधने के बाद, अनुशासन में बंधने के बाद जो आजाद होने का जो एक मन होता है, भाव होता है ना, वो छंद का भी वही प्रभाव होता है, छंद भी वैसे ही आता है। तो एक अनुशासन में रहते हुए खुलकर लिखना, ये एक कवि का धर्म होना चाहिए। और यही पोएट्री आर्ट का एक मकसद है कि हम छंदों के बारे में जानकारी आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि आप और भी नए रचनाकारों को इससे लाभ मिले और आप भी आगे इसको बढ़ाते रहें। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद समझें आप, और उसके बाद कम से कम 2 नए रचनाकारों तक इसको आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें। हमारा यही उद्देश्य है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और पोएट्री आर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मेरी कविता के पाठशाला के पिछले सारे एपिसोड जो देखने हैं, तो ऊपर ये आई का जो निशान आ रहा है, आप इस पर जाइए, क्लिक कीजिए, और आपको मेरी और जितनी जानकारियां हैं पिछली सारे एपिसोड आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो आज इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छंद को समझना, कविता की आत्मा को समझना है, इसको समझते चलिए। जिन ये अभ्यास से आपको पकड़ बन गई, उस दिन आप एक अच्छे कवि कहलाएंगे, मेरा ये दावा है। और इस बात को याद रखिएगा, अभ्यास कीजिए। रास्ता बनाना कठिन होता है, लेकिन जब बन जाएगा तो उस पर चलने में मजा आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करेंगे कुछ नई, जो आपको अच्छी जानकारी मिले। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुमार बेचन ने मुझे जो चीजें सिखाई, मैं वो बातें सब आप तक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तरीका मेरा बताने का अपना हो सकता है, लेकिन चीजें सब उन्हीं की है। मैं उनको भी नमन करता हूँ, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।